नमस्कार। अब बात करते हैं सी एंडोमेट्रियम के बारे में। कैंसर ऑफ द एंडोमेट्रियम इंडिया में देखा जाता है, बट याद रखिए, बार बार मैं बोलता हूं आपको कि सी सर्विक्स से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सी सर्विक्स इज द मोस्ट कॉमन जेनेटल कैंसर। सी एंडोमेट्रियम देखा जाता है एफ्लुएंट वेल टू डू पीपल, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड ओबीस वुमेन। ये अभी याद रख लीजिए। और ये वो लाइन है जो एग्जाम में तीनों एग्जाम में आती है कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंसिव, ओबीस वुमन कम्स टू यू विद इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग एट 48 years of age, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? प्लीज सी एंडोमेट्रियम बोलेगा उधर, ठीक है। और थिन वुमन, वेरी कैकेटिक वुमन and having loss of weight, loss of appetite, coming to you with post-coital bleeding, then think in terms of CS cervix. तो ये जो मेजर डिवीजन है इसको मत मिस कीजिएगा। और CS cervix बहुत कॉमन है, C एंडोमेट्रियम होता है बट लेस कॉमन है इंडिया में। अब C एंडोमेट्रियम की जब बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि इसके बहुत स्ट्रांग एक हिस्ट्री होती है, बहुत स्ट्रांग इटियोलॉजी है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रीटमेंट कम पूछा जाता है C एंडोमेट्रियम के बारे में। चलिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ C एंडोमेट्रियम इज द एडिनोकार्सिनोमा टाइप, एंड उसमें मोस्ट कॉमन वैरायटी इज द एंडोमेट्रॉइड वैरायटी। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। बट एक और वैरायटी है जो सीरस सेल है और एक है क्लियर सेल। ये लेस देन 10% ऑफ सी एंडोमेट्रियम होता है, बट इनका वर्स प्रोग्नोसिस होता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आया था नीट में कि विच आर द फॉलोइंग हैज वर्स प्रोग्नोसिस विद सी एंडोमेट्रियम, क्लियर सेल एंड द सीरस सेल वैरायटी। अब सी एंडोमेट्रियम का एज ग्रुप है 45 to 55 years of age, और ये क्लासिकली होता है बिकॉज ऑफ हाई ईस्ट्रोजन्स। ये जो हाई ईस्ट्रोजन्स वाला है ये कहलाता है टाइप 1 सी एंडोमेट्रियम, क्योंकि 80% सी एंडोमेट्रियम होता है टाइप 1 सी एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन्स। अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा होंगे तो एंडोमेट्रियम ज्यादा प्रोलिफरेट करेगा, हाइपरप्लेसिया होगा, और हाइपरप्लेसिया में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से सी एंडोमेट्रियम होता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है? आपको पता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग ईस्ट्रोजन देते हैं, तो याद रखिए हमेशा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन देते हैं ताकि सी एंडोमेट्रियम ना हो जाए। फिर अर्ली मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज, मोर पीरियड्स। टैमोक्सिफेन थेरेपी जो हम सी ब्रेस्ट के फॉलोअप में देते हैं, टैमोक्सिफेन दिया जाता है एक एंटी ईस्ट्रोजन एक्शन के लिए। तो ये जो एंटी ईस्ट्रोजन एक्शन है सी ब्रेस्ट को रिकरेंस होना प्रिवेंट करता है। बट टैमोक्सिफेन इज ऑल्सो ईस्ट्रोजेनिक क्योंकि ये एक सर्म है। तो ये टैमोक्सिफेन का जो ईस्ट्रोजेनिक एक्शन है वो यूट्रस की लाइनिंग में हाइपरप्लेसिया कर सकता है जिससे कैंसर हो सकता है। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवरियन ट्यूमर्स जैसे कि ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स हैं। अब ग्रैनुलोसा सेल्स बनाते हैं ईस्ट्रोजन, और ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है वो और ज्यादा ईस्ट्रोजन बनाएगा। उसकी वजह से पेशेंट को सी एंडोमेट्रियम भी हो सकता है। जिस पेशेंट को ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है वो हाई ईस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेसिया ऑफ द एंडोमेट्रियम और सी एंडोमेट्रियम भी कर सकता है। अब एनुअलिटरी कंडीशंस भी हैं जिसमें सी एंडोमेट्रियम होता है। क्लासिकल एग्जांपल पीसीओएस का है। आपको पता है कि उसमें ओवुलेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है, बट ओवुलेशन से पहले जो एंट्रल फॉलिकल्स हैं, 20 से ज्यादा एंट्रल फॉलिकल प्रति ओवरी, उसकी वजह से इतना ईस्ट्रोजन बन जाता है कि हाई ईस्ट्रोजन थ्रू आउट हर यूथ, पूरी रिप्रोडक्टिव एज में इतना ईस्ट्रोजन होता है कि इसको 40 साल के आसपास हाइपरप्लेसिया होने का चांस होता है और सी एंडोमेट्रियम होने का चांस होता है पीसीओएस औरतों को। ओबेसिटी बहुत सिंपल है, फैट इज द फैक्ट्री विच कन्वर्ट्स एंड्रोजन्स टू ईस्ट्रोजन्स बाय एरोमेटाइजेशन। जितना फैट होगा उतना ईस्ट्रोजन बनेगा, उतना सी एंडोमेट्रियम का चांस बढ़ता है। और कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम, जो यूट्राइन बॉडी है उसको हम लोग कॉर्पस भी बोलते हैं। ये जो यूट्रस का ये सर्विक्स होता है और ऊपर का जो शरीर होता है यूट्रस का, उसको हम लोग बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, और बॉडी को लैटिन में कॉर्पस बोलते हैं। तो कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम मतलब यूट्रस बॉडी का कैंसर क्यों हो सकता है? तो कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम होता है उन औरतों को जिनको है डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। तो वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो यहाँ पे कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम एक टर्म है जो यूज किया जाता है। यूट्रस का कैंसर, बॉडी का कैंसर डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड ओबीस वुमन को ज्यादा होता है, वो कहने का एक ये तरीका है। और दूसरे कारण और क्या है कि जो ईस्ट्रोजन्स हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में, और अगर लिवर का फंक्शन ठीक नहीं है, लिवर में कोई क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या उसको सिरोसिस है, तो ईस्ट्रोजन्स का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा और क्रॉनिकली हाई ईस्ट्रोजन्स हाइपरप्लेसिया कर सकते हैं। लिंच टू सिंड्रोम जो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस ऑफ द गट है, तो क्रॉनिक कैंसर सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से लिंच टू सिंड्रोम के साथ यूट्राइन कैंसर का
कोएग्जिस्टेंस होता है। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि मान लीजिए किसी औरत को अगर सीए एंडोमेट्रियम, सीए ओवरी या सीए ब्रेस्ट है तो उसकी फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव्स कैन हैव either of these। कहने का मतलब है कि अगर किसी महिला को सी एंडोमेट्रियम, सी ओवरी या सी ब्रेस्ट है तो उसकी जो सबसे नजदीकी फीमेल रिलेटिव है, उसकी मदर, उसकी डॉटर या उसकी सिस्टर, इन तीनों में से कोई भी कैंसर हो सकता है। मान लीजिए एक स्त्री को सी ब्रेस्ट है तो उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को सी ब्रेस्ट तो हो ही सकता है, बट सी एंडोमेट्रियम और सी ओवरी भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे फैमिली प्रीडिस्पोजिशन का। सी एंडोमेट्रियम में तो मैंने पढ़ाई है, सी ओवरी में भी पढ़ाएंगे, और आपको जो सर्जन्स हैं वो सी ब्रेस्ट पढ़ाएंगे तो इसका ज्ञान आप लोग को वो भी देंगे। चलिए और देखते हैं नलिपैरिटी। नलिपैरिटी का मतलब नो ब्रेक फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन, नो ब्रेक फ्रॉम मेंसेस। नलिपैरिटी का मतलब अगर कोई स्त्री कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, या तो उसने शादी नहीं करी या उसको किसी कारणवश बच्चे नहीं हुए, तो अगर वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसकी जो यूट्रस की परत है, हर महीने ईस्ट्रोजन का एक्शन होता है। सिक्रीशन और शेडिंग तो होती है पर हर महीने ईस्ट्रोजन का एक्शन होता है, तो उसको कभी भी ईस्ट्रोजन के एक्शन से ब्रेक नहीं मिली है, तो उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का चांस है। देखिए अगर कोई औरत मल्टीपैरस है, उसको बहुत बच्चे हुए हैं, मान लो 4 बच्चे हुए, तो किसी को अगर 4 बच्चे होंगे तो मतलब एक प्रेगनेंसी की वजह से 9 महीने पीरियड नहीं आता है, और फिर लैक्टेशन एमेन्योरा भी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग तो 1 साल तक चलती है हमारी कंट्री में, तो देखा जा सकता है कि एक प्रेगनेंसी की वजह से 2 साल तक पीरियड नहीं आते हैं। और अगर कोई महिला 4 बच्चे पैदा करती है तो उसको 8 साल तक तो पीरियड हुआ ही नहीं है। तो अगर 8 साल तक पीरियड नहीं आए तो उसको 8 साल तक ईस्ट्रोजन का एक्शन ही नहीं हुआ उसके यूट्रस में, तो उसका जो यूट्रस है वो एक मेंस्ट्रुअल वेकेशन पे है, तो उसको तो यूट्रस में पीरियड होता ही नहीं है, उससे प्रोलिफरेशन ही नहीं होता है जो मल्टीपैरस औरत है, तो उसको हाइपरप्लेसिया कब होगा, उसको कैंसर कब होगा। तो इसलिए याद रखिए कि नलिपैरस औरतों को हर महीने ईस्ट्रोजन का एक्शन होता है, तो नलिपैरिटी में सी एंडोमेट्रियम होता है और मल्टीपैरिटी में सी एंडोमेट्रियम बहुत रेयर है। तो भारत में क्या है, मल्टीपैरिटी है कि नलिपैरिटी है? आपको भली भांति पता है कि भारत में मल्टीपैरस औरतें ज्यादा हैं, तो इसलिए सी एंडोमेट्रियम कम है। ठीक है, इंडिया का कैंसर मोर कॉमन इज सी सर्विक्स, बट सी एंडोमेट्रियम इज मोर कॉमन इन नलिपैरस वुमेन। चलिए आगे देखते हैं कि जो टाइप 2 सी एंडोमेट्रियम जो 20% है वो ईस्ट्रोजन से रिलेटेड नहीं होता। जो मैंने अभी तक पूरी इटियोलॉजी बताई ईस्ट्रोजन वाली, वो टाइप 2 सी एंडोमेट्रियम नहीं होता है, और टाइप 2 सी एंडोमेट्रियम में अनरिलेटेड टू ईस्ट्रोजन इटियोलॉजी है, और इट इज सीन इन थिन ओल्डर वुमेन and it is not associated with estrogens। चलिए आगे देखते हैं कि जो हाई ईस्ट्रोजन में मैंने आपको बताया उसकी वजह से यूट्रस में क्या होता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। हाई ईस्ट्रोजन कॉजेज द हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब परतें बहुत लंबी लंबी होने लग जाती हैं। परत जब बहुत लंबी होती है तो उसको हाइपरप्लेसिया बोला जाता है, और हाइपरप्लेसिया से ही कैंसर होता है। देखिए एंडोमेट्रियल कैंसर में कोई बड़ी सी ग्रोथ लटक के बाहर नहीं आने वाली है, बस जो परत है वो मोटी हो जाती है, और मोटी परत जब हो जाती है तो उसमें कैंसर के गुण आ जाते हैं। बस यही फर्क है। जैसे सीए सर्विक्स में, उसमें सर्विक्स में से ग्रोथ निकल रही होती है, और या फिर आप देखते हैं सीए चीक है, सीए ब्रेस्ट है, इनमें सब में आपको एक ग्रोथ दिखती है। एंडोमेट्रियल कैंसर में आपको जो परत है वो थोड़ी मोटी दिखने लग जाती है, बस उसमें कैंसर के गुण आपको फिर दिखने लगते हैं अंडर माइक्रोस्कोपी। तो हाइपरप्लेसिया ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग होती है बिकॉज ऑफ हाई ईस्ट्रोजन्स। अब ये जो हाइपरप्लेसिया है ये एक सिंपल टाइप ऑफ हाइपरप्लेसिया हो सकता है विदाउट एटीपिया, या कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया हो सकता है विदाउट एटीपिया, फिर हो सकता है सिंपल हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया या कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया। ये चारों कर सकते हैं सी एंडोमेट्रियम, बट सिंपल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया 1%, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया 3%, सिंपल हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया 8% एंड कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया 29%। तो 1, 3, 8 एंड 29 ये आपसे नीट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया कितना चांस है एंडोमेट्रियल कैंसर करने का, और 29% चॉइस आता है। तो याद रखिए कि अगर एटीपिया नहीं है तो चांस बहुत कम है, और अगर एटीपिया ज्यादा है तो चांस
ज्यादा हो जाता है। देखिए अभी तक हमने सी एंडोमेट्रियम की बात नहीं करी, अभी तक हम हाइपोप्लेसिया की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी महिला को मान लीजिए 45 साल की औरत है, उसे इरेगुलर ब्लीडिंग थी, आपने बायोप्सी ली, बायोप्सी में आ गया सिंपल हाइपोप्लेसिया विदाउट एटीपिया, तो हाइपोप्लेसिया तो है ना, कैंसर का चांस कम है पर हो सकता है। तो हाइपोप्लेसिया विदाउट एटीपिया का मैनेजमेंट है, हाइपोप्लेसिया करने वाला एजेंट है ईस्ट्रोजन, और आप जानते हैं कि ईस्ट्रोजन के विपरीत एक्शन करने वाला एजेंट है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट, ये एमसीक्यू बहुत कॉमन है। नीट का एमसीक्यू था कि अगर एटीपिया है, हाइपोप्लेसिया विद एटीपिया है, तो अभी कैंसर अभी भी नहीं है, बट चांस ऑफ कैंसर इज 8% to 29%। तो इसमें किया जाता है हिस्टेरेक्टमी, इसमें किया जाता है हिस्टेरेक्टमी। देखिए हिस्टेरेक्टमी करने में हमें ज्यादा इसमें सोचना नहीं, क्योंकि औरत ज्यादातर 45-50 साल की होती है, और अगर हाइपोप्लेसिया है तो इस यूट्रस को निकालने में हमें कोई डर नहीं होता है, कोई हमें इसमें पाबंदी नहीं होती, क्योंकि 40-45 तक सारी औरतों का जो फैमिली जो कंप्लीट हो ही जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एक हिस्टेरेक्टमी करने में यहाँ पे। तो हाइपोप्लेसिया विदाउट एटीपिया प्रोजेस्टेरॉन, हाइपोप्लेसिया विद एटीपिया हिस्टेरेक्टमी। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी को कैंसर है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है irregular acyclic bleeding with a woman who's got diabetes mellitus, hypertension and तो ये मोस्ट कॉमन हिस्ट्री आपके एग्जाम में आती है, और ये irregular acyclic bleeding लिखते हैं या फिर मीनोमेटोरहेजिया ऐसे लिख के भी डेफिनेशन आ सकती है। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन ये है, या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग बियॉन्ड द एज ऑफ मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। पर याद रखिए कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। अगर कोई औरत पोस्ट मीनोपॉजल है, मान लीजिए औरत 50 साल के बाद है, उसको मीनोपॉज हो गया, अब उसको पोस्ट मीनोपॉज ब्लीडिंग हुई है, तो वो सी एंडोमेट्रियम हो सकता है। तो अगर किसी औरत को सी एंडोमेट्रियम मीनोपॉज के बाद होता है तो वो पोस्ट मीनोपॉज ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। अन्यथा जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग विद दिस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस हाइपरटेंशन ओबेसिटी, जो मीनोमेटोरहेजिया कहलाई जाती है। और पायोमेट्रा हो सकता है। पायोमेट्रा मतलब ये जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसकी वजह से इस यूट्रस की जो अंदर परत है उसमें पस जमा हो सकती है, और ये पस जब बाहर निकलती है तो उसे बोला जाता है डर्टी वेजाइनल डिस्चार्ज। तो ये पायोमेट्रा कहलाया जाता है। राइट, अब पेशेंट के सी एंडोमेट्रियम में कौन सी चीजें नहीं देखी जाती हैं। याद रखिए कैंसर कैकेक्सिया और लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट जो मैं आपको बोल रहा था, ये सब सी एंडोमेट्रियम में नहीं देखा जाता है। कैंसर पेन भी एक बहुत लेट सिम्टम है सी एंडोमेट्रियम में। तो सी एंडोमेट्रियम में वो जो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एनी कैंसर हैं ये नहीं देखे जाते हैं। तो प्लीज सी एंडोमेट्रियम प्रेजेंस विद लॉस वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट एक बाय हैबिट कैंसर के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। हर कैंसर में ज्यादातर ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं, पर सी एंडोमेट्रियम में आपको 5-6 बार बोल चुका हूं, ये वो सॉलिड एक हेल्दी औरत है, डायबिटीज मेलाइटिस हाइपरटेंशन ओबीस औरत है, वेल टू डू वुमन है, तो लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं है, टू मच ऑफ वेट एंड वोरेशियस एपेटाइट है इस औरत की। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स बाय हैबिट मत बोलिए कि हर कैंसर में होते हैं तो सी एंडोमेट्रियम में भी होंगे। कैंसर पेन भी एक लेट सिम्टम होता है सी एंडोमेट्रियम का। तो पेशेंट अगर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग करके ओपीडी में आती है तो सबसे पहले जहां पे भी किसी को कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, कोई भी इंसान आता है वो कहता है कि भाई मेरे सर पे ब्लीडिंग है, तो अब सर देखते हैं। अगर हाथ कट जाता है तो हाथ को एग्जामिन करते हैं। तो अगर उसे वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो वेजाइना का एग्जामिनेशन तो सबसे पहले करेंगे। तो वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स ये आप ओपीडी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है तो वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स का एग्जामिनेशन कीजिए, पर स्पेकुलम, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कीजिए। पर कई बार होता है कि जब आपने वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स देख लिया और ये सब कुछ नॉर्मल है, तो अब हमें यूट्रस को ओपीडी में देखने की कोई सुविधा नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आपने एग्जामिनेशन किया है तो आपने वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स तक आपने देख लिया है। अब ये जो यूट्रस का जो एरिया है इसे आप ओपीडी में देख के नहीं बता सकते हैं कि यूट्रस में क्या है। तो अगर इसको इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है और सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा सब नॉर्मल है तो ये लोकल लीजन आपने रूल आउट कर ली हैं। तो अब यूट्रस के लिए क्या कर सकते हैं। यूट्रस में एक पतली सी एक पाइप होती है, प्लास्टिक पाइप होती है, उसके ऊपर एक छोटा सा खांचा होता है। उस पाइप को, पतली सी पाइप को हम ओपीडी में ही उसके शरीर में डाल के थोड़ा सा घुमा के बाहर निकाल लेते हैं।
तो जब वो खांचा घूमता है अंदर, थोड़े से एंडोमेट्रियल सेल्स ले लेता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स लेके बाहर आ जाता है। तो बड़ी आसानी से ये टेस्ट हम लोग कर सकते हैं ओपीडी में, और इसलिए बोला जाता है नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रूलिंग आउट लोकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट स्टेप होता है ऑफिस एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ऑफिस मतलब जहां पे मैं काम करता हूं, मेरा ऑफिस है, तो मैं काम ओपीडी में करता हूं, तो ऑफिस, अन्यथा आप ओपीडी में एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं। और ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने का तरीका होता है एक प्लास्टिक पाइप लेके, तो उसे बोलते हैं पिपेल एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो ये एक प्लास्टिक की पतली सी पाइप है जो आप इसको यूट्रस में डालते हैं, और विदाउट एनी एनेस्थीसिया इसको जब आप यूट्रस में डालेंगे, और बहुत पतली सी, जैसे आपकी रिफिल होती है ना बॉल पॉइंट की, वैसे एक रिफिल जैसे ही होता है ये। तो ये प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट है, वो अंदर जाता है, और ये जो परत है इसके ऊपर आप जाके इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़े से टिश्यूज मिल जाते हैं, और बिना किसी दर्द के आप ओपीडी में ही एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके एसेस कर सकते हैं कि इस बायोप्सी में कोई कैंसर तो नहीं है। तो ये 80 to 90% सेंसिटिव है टू पिकअप एंडोमेट्रियल कैंसर। ओपीडी में ही आप पिकअप कर लेंगे कि इसको एंडोमेट्रियल कैंसर है कि नहीं। तो ये करके आपको 80 to 90% सेंसिटिविटी मिल जाती है, पर आप चाहें तो इसको पेशेंट को ओटी में ले जा सकते हैं और एक फ्रैक्शनल क्यूरेटाज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया है, और केवल एक ही स्ट्रिप ले सकते हैं आप ओपीडी में। मान लीजिए आप एक क्यूरेट डालना चाहते हैं, एक क्यूरेट डाल के, जैसे सिम्स क्यूरेट है, अंदर डाल के एंट्रे वॉल, पोस्टे वॉल, फंडस, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, इस्थमस, एंडोसर्विक्स, 7 फ्रैक्शंस हैं यूट्रस के, सातों के साथ आप सैंपल लेके निकलना चाहते हैं, तब तो इसको बहुत पीड़ा हो जाएगी, बहुत दर्द हो जाएगी, तो इसलिए आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर सकते हैं एक फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज हम लोग करते हैं ओटी में। तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज जब आप करते हैं, इसको आप लोग डीएनसी ही बोलने वाले हैं। आपके एग्जाम में मोस्टली डीएनसी ही लिखा जाता है। अब ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड हो गया है। हमारे जैसे गायनोकोलॉजिस्ट थोड़े से प्योरिस्ट होते हैं कि हम लोग जो करेक्ट फ्रेज है वो बोलना चाहते हैं। अब आप डीएनसी बोलेंगे तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, तो आपको एग्जाम में भी डीएनसी ही पूछा जाएगा। तो डीएनसी अगर आप करते हैं तो ये 95 to 99% सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से आप लोग को पता चल जाएगा कि यूट्रस में कैंसर है कि नहीं। इसकी सेंसिटिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, पर इससे भी ज्यादा अच्छा सेंसिटिव है कि आप एक स्कोप डाल दीजिए यूट्रस के अंदर, और यूट्रस को देख लीजिए कहां पे परत ज्यादा मोटी है, वहां पे आराम से आप देख के बायोप्सी लेंगे तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो ये है 100% सेंसिटिव। और इन सब के साथ आप एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, जो आपकी डायग्नोसिस में मदद करेगा। तो इट्स अ यूजफुल एडजंक्टिव प्रोसीजर। एडजंक्टिव प्रोसीजर मतलब ये जो सब मैंने किया उसके साथ में एक यूजफुल एक प्रोसीजर है जिसमें हमें और मदद मिलती है डायग्नोसिस करने में। ये मत बोलिए कि अगर किसी को इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग है तो सबसे पहले मैं टीवीएस करूंगा, वो आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसलिए मैंने टीवीएस की जगह आपको इस डिस्कशन में बताई है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, सबसे पहले आप एग्जामिन करते हो। अगर किसी को, पेशेंट को कहीं पे कंधे पे चोट लगती है तो पहले आप उसको देखते हो कि सबसे पहले जाके उसका एक्सरे करते हो? अरे कम से कम देखोगे तो सही, पहले देखोगे। हो सकता है कि उसका कंधा अच्छे से काम कर रहा हो, हिल रहा हो, और उसको बस ऊपर ऊपर का ही लैसरेशन है, तो सबसे पहले एग्जामिन करते हो ना। उसी प्रकार अगर किसी को वजाइनल ब्लीडिंग है तो उसे एग्जामिन करो, और आप ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सबसे पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन द ओपीडी किया जाता है। टीवीएस एक मदद के लिए एक प्रोसीजर है जो आप साथ में जरूर करेंगे, बट वो सबसे पहला प्रोसीजर नहीं है। चलिए, सी एंडोमेट्रियम की स्टेजिंग हम लोग कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। ऑल कैंसर्स इन गायनी आर स्टेज सर्जिकली, ये मैंने आपको पहले बताया। तो सी एंडोमेट्रियम की भी स्टेज सर्जरी से होती है, क्योंकि इसका हमने बायोप्सी किया ना, हमने बायोप्सी किया, और जब बायोप्सी किया तो उस बायोप्सी में लिखा क्या निकला? सी एंडोमेट्रियम निकला है ना। तो अगर किसी के यूट्रस में कैंसर है तो क्या करोगे? अगर कहीं पे भी कैंसर होता है तो उसको आप निकाल देते हैं ना। तो अगर किसी के यूट्रस में कैंसर है तो यूट्रस को क्या कीजिएगा आप? उस यूट्रस को तो निकालना ही पड़ेगा ना, हिस्टेक्टोमी तो करनी पड़ेगी। कैंसर है और 40 के बाद का ही होता है कैंसर, 45 साल से 55 साल की उम्र मैंने आपको बताया है, तो इसकी हिस्टेक्टोमी तो करनी पड़ेगी। तो हिस्टेक्टोमी करेंगे आप, सर्जरी करेंगे, और इस यूट्रस को पैथ लैब में भेज दीजिए। तो पैथ लैब में इसके टुकड़े टुकड़े करके देखा जाएगा कि भाई ये कैंसर केवल एंडोमेट्रियम में है जिसको हमने बायोप्सी किया था, तो कहीं ये मायोमेट्रियम मसल में तो नहीं आ गया है, सीरोसा में तो नहीं आ गया है, सर्विक्स में तो नहीं आ गया है। तो ये देखने के लिए यूट्रस को हमें पैथ लैब भेजना पड़ता है ना, तभी हम कहते हैं सर्जिकल स्टेजिंग।
उसके साथ जब हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं उसके साथ पेल्विक लिम्फ नोड और पैराओटिक लिम्फ नोड्स भी हम लोग ले लेते हैं। तो अगर पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं तो वो हो जाता है स्टेज 3C। तो उसके लिए हमें ये बायोप्सी लेनी पड़ती है, तो हमारी स्टेजिंग अब कंप्लीट होती है। सर्जिकल स्टेजिंग करके हम लोग बेस्ट स्टेजिंग बता सकते हैं। तो देखिए, अगर सी एंडोमेट्रियम इज इन्वॉल्व ओनली इन द यूट्रस तो उसको बोला जाता है स्टेज 1, और अगर मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है लेस देन हाफ तो वो भी है स्टेज 1A। अब मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व डीपर तो वो हो जाती है स्टेज 1B। अब मायोमेट्रियम से अगर कैंसर के सेल्स आ गए हैं सर्विक्स में तो वो स्टेज 2 हो जाता है, और वहां से अगर कैंसर चला जाता है टू द सीरोसा, तो सीरोसा और एडनेक्सा जो साथ में जो ट्यूब्स और ओवरीज हैं तो उसको हम स्टेज 3A बोलते हैं। और उसके बाद अगर ग्रोथ आ जाती है विजाइना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजिंग है, विजाइनल मेटास्टेसिस, और साथ में ये जो पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बोला जाता है स्टेज 3B। क्लासिकल एमसीक्यू है, विजाइनल इन्वॉल्वमेंट इन सीए एंडोमेट्रियम। मैंने आपको थोड़ा सा जोर उसमें भी दिया था, विजाइनल इन्वॉल्वमेंट अपर वजाइना इज 2A in CA cervix and lower 1/3 vagina is 3A। वही vagina involvement in CA endometrium भी पूछा जाता है, and in endometrial cancer it is stage 3B। चलिए, pelvic and parotid involvement is C1 and C2, and bladder and bowel involvement is known as 4A, and distant metastasis is known as 4B। और inguinal lymph node is part of stage 4B, क्योंकि inguinal lymph node कैसे इन्वॉल्व हो जाता है in CA endometrium। आपको पता है जो राउंड लिगामेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो राउंड लिगामेंट है ये फंडस से जाता है और इंग्वाइनल कैनाल में होता हुआ, ऐसे इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ राउंड लिगामेंट चला जाता है और जाके लेबर मेजर को आगे पकड़ लेता है। तो ये यूट्रस को आगे की तरफ झुका के रखता है। राउंड लिगामेंट कॉजेस द एंटीवर्शन ऑफ द यूट्रस। और ये राउंड लिगामेंट के साथ, इस राउंड लिगामेंट के साथ जो लिम्फेटिक्स हैं ये जा सकते हैं टिल द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हैं सी एंडोमेट्रियम में तो उसकी स्टेज हो जाती है स्टेज 4B। चलिए, तो ग्रेडिंग भी आपको पता होनी चाहिए सी एंडोमेट्रियम की, कि देखिए ये जो मैंने आपको एक बायोप्सी ली है, ये तो बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज सी मेरे को बायोप्सी दिख रही है, बट मैं आपको कैंसर के सेल्स दिखा रहा हूं कि देखिए ये एंडोमेट्रियल सेल्स हैं और इसमें इतना बड़ा बड़ा न्यूक्लियस है। तो जैसे आपने स्लाइड को देखा और आपने डायग्नोसिस कर लिया कि भाई इसको तो कैंसर एंडोमेट्रियम है, आपका डायग्नोसिस हो गया कैंसर एंडोमेट्रियम का। पर प्रोग्नोसिस ऑफ सी एंडोमेट्रियम में स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ग्रेडिंग का भी असर होता है प्रोग्नोसिस में। हमारे ट्रीटमेंट में भी ग्रेडिंग की इंपॉर्टेंस है। तो ग्रेडिंग क्या है? तो जब इस स्लाइड को मैं देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे कैंसर सेल हैं, बट एक कोने में आप देखिए इतने सारे कैंसर सेल हैं कि कैंसर सेल्स का एक गट्ठा बन चुका है। इतने सारे कैंसर सेल्स हैं कि इस स्लाइड में एक सॉलिड एरिया सा दिख रहा है, गट्ठा बन गया है कैंसर सेल्स का। तो जितने ज्यादा कैंसर सेल्स के गट्ठे बन जाएंगे मतलब कैंसर सेल्स ज्यादा हैं। तो अगर जो ये सॉलिड एरियाज दिख रहे हैं, ये सॉलिड एरियाज अगर 5% से कम है तो ग्रेड 1 होता है, जो अच्छा माना जाता है। और फिर जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है तो प्रोग्नोसिस बुरा होता है। अगर 5 से ज्यादा है, 6 to 50% है तो ग्रेड 2 है, और अगर मोर देन 50% सॉलिड एरियाज दिखते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रेड 3 एंडोमेट्रियल कैंसर। तो एंडोमेट्रियल कैंसर की हिस्टोपैथोलॉजी आपको पता है, वह है एडिनोकार्सिनोमा एंडोमेट्राइड टाइप। पर वो कितने कैंसर के सेल्स हैं, सेल्स कितने हैं स्लाइड में, अगर बहुत ज्यादा सेल्स हैं, सॉलिड पैटर्न बना रहे हैं तो प्रोग्नोसिस और बुरा हो जाता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ सी एंडोमेट्रियम जब हम बात करते हैं, हिस्टेरेक्टमी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्टेरेक्टमी तो हो चुकी है। हिस्टेरेक्टमी के बाद मुझे पता चलता है कि भाई कैंसर इज लिमिटेड ओनली टू द यूट्रस और कहीं पे भी नहीं गया है, तो स्टेज 1 है, हिस्टेरेक्टमी इज ऑलरेडी डन। अब स्टेज 1 में देयर इज नो मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, कि मायोमेट्रियम में कैंसर गया ही नहीं है, तो ग्रेड 1 हिस्टोपैथोलॉजी है जो मैंने अभी आपको ग्रेडिंग बताई, तो नो मोर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। पर अगर मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है बट लेस देन हाफ, मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है और ग्रेड 1 to ग्रेड 2 हिस्टोपैथोलॉजी है, तो वॉल्ट वजाना जो रह गई है उसको हम बोलते हैं वॉल्ट। देखिए जब मैं हिस्टेरेक्टमी करता हूं तो ये यूट्रस है, ये वजाना है। तो जब मैं हिस्टेरेक्टमी कर देता हूं और ये यूट्रस को निकाल देता हूं तो ये जो वजाना पीछे रह जाती है इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्ट ऑफ द
वेजाइना। तो इस वॉल्ट में हम रेडिएशन दे देते हैं अगर मायोमेट्रियम इन्वॉल्व होता है और ग्रेड या ग्रेड 2 एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी है। और अगर मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है मोर देन हाफ, पर अब ग्रेड 3 हिस्टोपैथोलॉजी है, ग्रेड 3 मतलब प्रोग्नोसिस बुरा होता है, तो इसमें हम लोग पेल्विक इरिडिएशन दे देते हैं। सिर्फ वेजाइनल इरिडिएशन ही, पूरे पेल्विस में इरिडिएशन दे देते हैं स्टेज 1 में ही। तो अगर स्टेज 1 सिर्फ लिमिटेड टू द यूट्रस है और कुछ भी नहीं है उसके साथ, सब कुछ ग्रेड 1 टिश्यूज हैं और कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग एक सिंपल हिस्टेरेक्टमी के बाद हम बस फॉलो अप करते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब स्टेज 2 है, तो इसमें दिया जाता है होल एब्डोमेनल इरिडिएशन। अगर सर्विक्स इन्वॉल्व है तो फुल एब्डोमेनल इरिडिएशन इज गिवन। अब स्टेज 3 एंड स्टेज 4 क्या है? वो ऐसी स्टेज है जिसमें आप बोलेंगे कि सर मैं तो रेडिएशन दूंगी, मैं बोलता हूं कि नहीं यार मैं तो सर्जरी ट्रीटमेंट देके कीमोथेरेपी दूंगा। आप भी ठीक है और मैं भी ठीक हूं, पर हम दोनों ही कुछ खास बेनिफिट इस पेशेंट को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर पेशेंट का अलग बिहेवियर होता है। स्टेज 3 स्टेज 4 में कोई सेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी विद प्रोजेस्टेरॉन, ये सब ट्राई कर सकते हैं, बट इनका प्रोग्नोसिस कुछ खास होता भी नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। मैंने लिख दिया है, बट ये कॉमनली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सब पेशेंट्स का अलग बिहेवियर होता है, तो अलग ट्रीटमेंट बनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेकरेंस। अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेकरेंस मैंने अभी आपको पिछले वाली स्लाइड में दिखाया था, इट इज द वॉल्ट। अगर वॉल्ट ऑफ द वेजाइना में रेकरेंस होता है तो उसका वेजाइनल वॉल्ट होता है, और उसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट होता है टू स्टार्ट प्रोजेस्टेरॉन्स। फर्स्ट ट्रीटमेंट, ये नहीं कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज टू स्टार्ट प्रोजेस्टेरॉन्स, क्योंकि हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन्स हमने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर किसी को स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज है तो वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है, तो उसमें वैसे भी हम लोग प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रिकरेंस में भी हम लोग, सिंस इट्स ईस्ट्रोजेनिक कैंसर, हम हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन से ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।